हेलो दोस्तों, ओपन फॉर लर्न चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि सितंबर 2022 में कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा तेजस मार्क टू एयरक्राफ्ट को लेकर अप्रूवल दिया गया था और तब से इन एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप के निर्माण का काम शुरू हो गया है। हालांकि 2022 से लेकर 2024 के इस समय के दौरान तेजस मार्क टू एयरक्राफ्ट को लेकर अलग अलग खबरों में अलग अलग तरीके की जानकारी बाहर आई है, जिनमें कई सारे खबरों के दावे के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्टों में थोड़ा डिले हो चुका है और नेक्स्ट ईयर मतलब साल 2025 के अंत से पहले तेजस मार्क टू एयरक्राफ्ट रोल आउट होगा। पर आखिरकार दोस्तों, इन एयरक्राफ्ट के रोल आउट को लेकर जहां पे कंफर्मेशन आ रहा है, तो वहीं पे एडीए के तरफ से यह भी कंफर्म किया गया है कि जल्द ही एडीए के द्वारा तेजस मार्क टू एयरक्राफ्ट के सिस्टम के टेस्टिंग शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से तेजस मार्क टू एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स के लिए एस ए सिंगल इंजन मल्टीरोल मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में डेवलप किया जा रहा है और यह इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में काफी प्रमुख भूमिका निभाएगा, क्योंकि इन एयरक्राफ्ट के सारे एयरफोर्स के एक समय के सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट को रिटायर्ड किया जाना है। और इन एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट को लेकर जहां पे एडीए के तरफ से लगातार काम किया जा रहा है, तो वहीं पे रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट के एक्चुअल फ्लाइट टेस्ट से पहले एडीए के द्वारा इन एयरक्राफ्ट के अलग अलग कंपोनेंट का टेस्ट किया जाएगा, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट है इंटीग्रेटेड फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, जो कि एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम होता है और एयरक्राफ्ट के फ्लाइट को मेंटेन करता है। तो वहीं पे इन सिस्टम को एयरक्राफ्ट के ब्रेन भी कहा जाता है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि जल्द ही एडीए के तरफ से अपने आयरन बर्ड फैसिलिटी में तेजस मार्क टू एयरक्राफ्ट के अलग अलग कंपोनेंट को टेस्ट करना शुरू किया जाएगा और इन कंपोनेंट में डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर के अलावा ऑक्सिलरी कंप्यूटर, मिशन मैनेजमेंट एंड डिस्प्ले कंप्यूटर और कई तरीके के और भी इक्विपमेंट शामिल है। और इन टेस्टों के दौरान एयरक्राफ्ट के इन कंपोनेंट से लिए गए डाटा का इस्तेमाल एयरक्राफ्ट के फाइनल असेंबली के दौरान भी किया जाएगा। इवन दोस्तों, रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि जो डाटा को रिकॉर्ड किया जाएगा यह असल में अलग अलग लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट को भी ट्रांसमिट किया जाएगा, ताकि इन डाटा का इस्तेमाल करके एयरक्राफ्टों के पोस्ट फ्लाइट परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जा सके और इससे एक तरीके से कई तरीके के परफॉर्मेंस रिलेटेड जो इश्यूज है वो एयरक्राफ्टों के असेंबली अर्थात फर्स्ट फ्लाइट से पहले ही जाना जा सकेगा। इवन यह भी दावा किया जा रहा है कि इस तरीके के जो डाटा होगा वो कई सारे अलग अलग फॉर्म में होगा, जिनमें डिजिटल एनालॉग, डिक्रिप्टेड और ऑडियो वीडियो फॉर्मेट भी शामिल है और इन सभी फॉर्मेट के डाटा को अलग अलग लेबोरेटरी में जांचा जाएगा, ताकि यह जाना जा सके कि एयरक्राफ्टों के एक्चुअल परफॉर्मेंस किस तरीके का होगा और यह इंडियन एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट को पूरा करने में समर्थ होगा कि नहीं। हालांकि इन डाटा के बेसिस पे एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप को तैयार करने से पहले एयरक्राफ्ट में मॉडिफिकेशन भी किया जा सकता है और एक तरीके से अब कह सकते हैं कि इससे एयरक्राफ्ट के जो फ्लाइट टेस्ट और फ्लाइट टेस्ट के बाद जो मॉडिफिकेशन का काम होता है उसमें भी कम से कम प्रेशर होगा। अब दोस्तों, इसे एक बहुत बड़े खबर के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इससे एक्चुअली में पता चलता है कि तेजस एयरक्राफ्ट को लेके एरोटिक डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड असल में कितना सीरियस है। बेसिकली एयरक्राफ्ट के टाइमलाइन में किसी भी तरीके से टेस्टिंग और एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप निर्माण को लेकर कोई असर न पड़े और इसी कारण के वजह से ही इस तरीके के टेस्टिंग को शुरू किया जाना है। हालांकि दोस्तों, इससे एक बात यह भी साफ हो जाता है कि तेजस एयरक्राफ्ट के मार्क टू वेरिएंट में इस्तेमाल होने वाले कई सारे कंपोनेंट बनके तैयार है, जिसका सिंपल मतलब यह है कि तेजस मार्क टू एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप बिल्डिंग में काम बहुत हद तक आगे बढ़ चुका है। और दोस्तों, इस तरीके से काम अगर इतना आगे नहीं बढ़ा होता तो शायद इन एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट के टेस्टिंग को लेकर ऐसा खबर नहीं आती। दूसरी तरफ आप लोगों को यह भी बता दूं कि अनुमान लगाया जा रहा है कि साल 2028 से 29 तक तेजस मार्क टू एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन को शुरू कर दिया जाएगा और शायद इस दशक के अंत तक या अगले दशक के शुरुआती कुछ महीनों तक तेजस एयरक्राफ्ट के लिमिटेड सीरीज में डिलीवरी भी इंडियन एयरफोर्स को करना शुरू कर दिया जाए, जिससे कि इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में जो एयरक्राफ्ट की कमी है उसे तो दूर किया जा सकेगा ही, साथ में पुराने एयरक्राफ्ट को भी रिप्लेस करने में आसानी होगी। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के तरफ से यह भी कंफर्म किया जा रहा है कि कम से कम 6 स्क्वाड्रन तेजस मार्क टू एयरक्राफ्ट को तो अवश्य ही खरीदा जाएगा,
जिनके सहारे इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े से MiG-29, मिराज और जगुआर जैसे एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेगा। तो वहीं पे यह जो ऑर्डर है, इसकी संख्या बढ़ के 200 तक भी हो सकता है, पर एडिशनल एयरक्राफ्ट के ऑर्डर एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन शुरू होने के बाद ही किया जाएगा। वहीं पे दोस्तों, जिस तरीके से तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट को बनाने के बाद एयरक्राफ्ट के ऑर्डर में बढ़ोतरी हुई है, उसी तरीके की उम्मीद तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के लिए भी की जा रही है। उम्मीद है कि आने वाले समय में तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट को लेकर और भी सकारात्मक खबरें सामने आएंगी। और खाली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ही ऑर्डर नहीं किया जाएगा, बल्कि एक्सपेक्ट तो यह भी किया जा रहा है कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट को ही भारत की तरफ से एक्सपोर्ट मार्केट में उतारा जाएगा। और जिस तर्ज पे तेजस मार्क व एयरक्राफ्ट को लेके अलग अलग देशों के द्वारा इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है, उसी तरीके से अलग अलग देशों के द्वारा तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट को लेके भी इंटरेस्ट दिखाया जाएगा। अब दोस्तों, एक तरफ जहां पे तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट को लेके भारत के तरफ से अपना कमर कस लिया गया है, तो वहीं पे दूसरी तरफ दुबई के एज ग्रुप के तरफ से भी इंडिया को हथियार सप्लाई करने को लेके अपना कमर कसा जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों, आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि ऑलरेडी एज ग्रुप के तरफ से निर्माण किया हुआ अल्तरिक लेजर गाइडेड वेपन को तेजस एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट किया जा रहा है, और ऑलरेडी एज ग्रुप के तरफ से इन हथियारों को तेजस एयरक्राफ्ट 2 के लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत ऑफर किया जा चुका है। और अब बताया जा रहा है कि एज ग्रुप इंडियन मार्केट में अपने प्रेजेंस को और मजबूत करने के लिए भारत के सामने एक और हथियार का ऑफर रखा है, जिसे कि डेज्ड स्ट्रिंग 25 गाइडेड ग्लाइड वेपन कहा जाता है। और आप लोगों को यह भी बता दूं कि इन हथियारों को एज ग्रुप के तरफ से भारत के सामने एरियल वेपन या फिर कह तो हवा से जमीन में दागे जाने वाले हथियारों के रूप में ऑफर किया जा रहा है। दोस्तों, डेज्ड स्ट्रिंग 25 हथियारों को देखा जाए तो यह लाइट वेट एयर लॉन्च प्रेसिजन गाइडेड वेपन के कैटेगरी में जाता है, जो कि इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये जमीन में अधिक से अधिक इम्पैक्ट डाल सके। और इन हथियारों को एज ग्रुप के तरफ से एक ऐसे हथियार के रूप में बनाया गया है जो कि अनमैन एरियल व्हीकलों के द्वारा दागा जा सके। और बेसिकली बताया जा रहा है कि एज ग्रुप अपने इन हथियारों को भारत के आर्चर एनजी और आर्चर शॉर्ट रेंज अनमैन एरियल व्हीकल में इंटीग्रेट करने को लेकर भारत के सामने प्रस्ताव रख रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को यह भी बता दूं कि जो डेज्ड स्ट्रिंग 25 है, यह असल में इंटीग्रेटेड गाइडेंस और ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से लेस है, जो कि टारगेट एक्विजिशन को मजबूत करता है। एडिशनल इसमें सेमी एक्टिव लेजर सीकर का भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि टारगेट के खिलाफ पिन पॉइंट एक्यूरेसी भी देता है। और डेज्ड स्ट्रिंग 25 को एज ग्रुप के तरफ से मीडियम मल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस श्रेणी के ड्रोन के लिए ही बनाया गया है। और रिपोर्ट के मुताबिक अगर ड्रोन की रफ्तार 250 नॉट पर आवर तक होता है, तो यह जो हथियार है, यह करीब करीब 22 किलोमीटर के रेंज में टारगेट को निशाना बनाने में सक्षम रहता है। और दोस्तों, एज ग्रुप का दावा यह भी है कि यह जो हथियार है, यह असल में काफी एक्यूरेटली मतलब ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम और सेमी एक्टिव लेजर सीकर के द्वारा 3 मीटर के दायरे के अंदर टारगेट को निशाना बना सकता है। और अगर इसमें सेमी एक्टिव लेजर सीकर का उपयोग नहीं किया जाता है और केवल मात्र ग्लोबल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का उपयोग किया जाता है, तब भी यह 10 मीटर के दायरे में टारगेट को निशाना बनाने में सक्षम है। अब दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो डेज्ड स्ट्रिंग हथियार है, ये असल में 4 अलग अलग प्रकार के हथियार है, जिनमें डेज्ड स्ट्रिंग DS5, डेज्ड स्ट्रिंग DS8, डेज्ड स्ट्रिंग DS16 और डेज्ड स्ट्रिंग DS25 है। और DS25 को असल में सबसे भारी भरकम ऐसे हथियारों में गिना जाता है जिसका ऑपरेशनल हिस्ट्री साल 2019 से शुरू हुआ है। फिलहाल इसका उपयोग यूनाइटेड अरब अमीरात के एयरफोर्स के तरफ से किया जा रहा है। और आप लोगों को बता दूं कि जो डेज्ड स्ट्रिंग 25 है, ये करीब करीब 45 किलोग्राम वजन का है, जिसमें कि 25 किलोग्राम का वॉरहेड रहता है। जबकि डेज्ड स्ट्रिंग 5 में 5 किलो, डेज्ड स्ट्रिंग 8 में 7 किलोग्राम और 16 में करीब करीब 16 किलोग्राम का वॉरहेड रहता है। और इन हथियारों का अगर रेंज को देखा जाए तो डेज्ड स्ट्रिंग 25 जहां पे 22 किलोमीटर दूर तक टारगेट को निशाना बना सकता है, तो वहीं पे डेज्ड स्ट्रिंग 5 जो है वो 18 किलोमीटर 15 किलोमीटर 16 करीब करीब 15 किलोमीटर दूर तक टारगेट को निशाना बनाने में सक्षम है। और फिलहाल यूनाइटेड अरब अमीरात के तरफ से इन हथियारों का उपयोग अपने कुछ लाइट वेट के एयरक्राफ्टों के साथ साथ अनमैन एरियल व्हीकलों में किया जा रहा है। जबकि यूनाइटेड अरब अमीरात यह चाहता है कि भारत भी इन हथियारों को खरीद और इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है।
हालांकि एज ग्रुप के तरफ से जिस तरीके से अपने अल्तरिक हथियारों को लेकर भारत में सफलता मिली है, उसके बाद एज ग्रुप का जो कॉन्फिडेंस है वह काफ़ी हाई है, और भारत जिस तरीके से अलग अलग अनमैन एरियल व्हीकलों को तैयार कर रहा है, उसे देखते हुए भी यही लग रहा है कि आने वाले समय में भारत को भी ऐसे हथियारों की काफ़ी अधिक आवश्यकता होगी। हालांकि भारत के अंदर भी इस तरीके के हथियारों को स्वदेशी तरीके से बनाया जा रहा है, पर अगर भारत के द्वारा अपने ड्रोनों को अन्य देशों को एक्सपोर्ट किया जाना है तो नो डाउट हथियारों के ऑप्शन को बढ़ाना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता है कि अगर भारत के तरफ से इन हथियारों को खरीदा भी जाता है तो ज़्यादा बड़े संख्या में खरीदा जाएगा, बल्कि इन हथियारों को केवल मात्र अपने अनमैन रियल व्हीकलों में इंटीग्रेट करने को लेकर ही खरीदा जा सकता है, और एक्सपोर्ट के लिए इसमें एक ऑप्शन के रूप में ही इन हथियारों को तैनात किया जा सकता है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि डेज्ड स्ट्रिंग 25 हथियारों को लेके एज ग्रुप को भारत के अंदर क्या सफलता मिलेगी या नहीं, कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो में एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और अगर चैनल पर नए हैं तो इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद।